और आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है समास, जो कि हिंदी का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बहुत अधिक लेट न करते हुए इसको हम शुरुआत करें। समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। यह संधि के जैसे ही होता है, फर्क बस इतना होता है कि संधि में दो वर्णों का योग से शब्दों का निर्माण होता है और यहाँ पे दो शब्दों से एक तीसरे शब्द का निर्माण होता है। तो आइए हम हल्का फुल्का लिख करके भी लेके इसको चलते हैं। आए समासिक शब्द, राजपुत्र इसका समासिक शब्द हो गया और राजा का पुत्र जो हो गया इसका समास विग्रह हो गया। समास विग्रह, और इसमें महत्ती भूमिका होती है इस बीच का का, इसको हम बोलते हैं कारक या परसर्ग। कारक या परसर्ग ये होते हैं। जब हम समासिक शब्द से समास विग्रह में जाते हैं तो इसके बीच का जो कारक होता है वह स्पष्ट रूप से दिखता है, और जब समास विग्रह से जब हम समासिक शब्द में आते हैं तो कारक या परसर्ग हट करके जो मेन शब्द होता है वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे राजा का पुत्र यहाँ राजपुत्र हो गया और राजपुत्र यहाँ राजा का पुत्र हो गया। अब चलिए हम देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कहीं कहीं पर समास के 4 भेद बतलाए जाते हैं। कारण ये होता है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसी के दो उपपद या उसके दो भेद होते हैं, कर्मधारक और द्विगु। तो इसका हम एक विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। पहला होता है इसमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारक समास। कर्मधारक समास। चौथा होता है द्विगु समास। इसमें पांचवा होता है द्वंद्व समास। और इसमें छठा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ये हो गए समास के 6 भेद। एक हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारक समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास और छठा हो गया बहुब्रीहि समास। अब चलिए हम एक एक का जानकारी लेते हैं और इसका वर्णन करते हैं। होता है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और इसका उत्तर पद गौण होता है। इसका पूर्व पद क्या होता है? इसका पूर्व पद प्रधान होता है और इसका उत्तर पद गौण होता है। अब इसमें
जो मेन अंतर होता है इन समासों में जो मेन अंतर है उसको हम देख लेते हैं। ये होता है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, और जो इसका सेकेंड पद यानी कि इसका उत्तर पद यह हमेशा गौण होता है। गौण होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में होता है इसको हम लाइनिंग कर लेते हैं ताकि इसके बारे में जो जानकारी हो उसके नीचे लिखा जा सके। तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता है मतलब मुख्य होता है, और इसका जो पूर्व पद होता है वह गौण होता है। पूर्व पद गौण होता है। अब हम बात करते हैं कर्मधारक का। कहीं कहीं चार समास की व्याख्या इस बात को लेकर होती है कि तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारक में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विग में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और जो इसका पूर्व पद होता है वह गौण होता है। पूर्व पद गौण होता है। सेम ऐसे ही द्विग में भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और इसका पूर्व पद गौण होता है। अब हम पांचवें पे आते हैं, द्वंद्व में। द्वंद्व का मतलब होता है, द्वंद्व जैसे होता है विपरीतार्थी एक दूसरे के, चाहे वह प्रकृति के हिसाब से हो या लिंग के हिसाब से हो या व्यवहार के हिसाब से हो या जात के हिसाब से हो, एक दूसरे के विपरीत हुआ द्वंद्व। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में पहला उत्तर पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। अब लास्ट और अंतिम आता है छठा नंबर, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलाकर के किसी तीसरे की प्रधानता को व्याख्यायित करते हैं। न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद दोस्तों अब हम जानेंगे कर्मधारक समास। बहुत हद तक जो ये समास हैं इनको हम यहीं पर देख के समझ सकते हैं। और आइए हम देखते हैं। ये हो गया अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद इसका हमेशा गौण होता है।
सिर्फ पद के हिसाब से, यहाँ पे हम पद के हिसाब से व्याख्या करेंगे और पद के हिसाब से समझेंगे। आगे इसकी हम विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पे अगर हम समझ जाएंगे कि आगे के जो होगा उसमें हमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी और हम बहुत आसानी से हम समास को समझ जाएंगे। हम ट्रिक भी बताएंगे जिससे किसी भी समास को पहचानने में किसी भी तरह की कोई समस्या या दिक्कत न हो कभी भी। पहला पद प्रधान होता है। हर पद में, हर समास में 2 पदों की व्याख्या है। पहला पद प्रधान, दूसरा का कुछ मतलब नहीं। ठीक, अब जब इसमें पहला पद प्रधान हो गया तो इसमें पहला पद न प्रधान होकर दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान ना होकर के इसका उत्तर पद प्रधान होता है। पहला प्रधान हो गया, इसको हटाइए, इसका दूसरा पद प्रधान हुआ। ठीक, अब जब पहला हो गया, पहला इस अव्ययी का हो गया, दूसरा तत्पुरुष का हो गया, तो जैसे तत्पुरुष का था वैसे कर्मधारक का भी होगा, दूसरा पद ही प्रधान, द्विगु का भी होगा, दूसरा ही पद प्रधान। अब आता है द्वंद्व का, तो जब इसका पहला और इन तीनों का दूसरा, तो इसका जो आएगा ये दोनों हो जाएगा, पहला इसका, दूसरा इसका, और इसका पहला दूसरा दोनों, और जो अंतिम आएगा उसका कोई नहीं होगा। वह दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की व्याख्या करेंगे। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि दशानन 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि वह किसी तीसरे को, यानी कि वो रावण की व्याख्या वहाँ पे बता रहा है। तो ये होता है इसका संक्षिप्त जानकारी। अब इसको हम आगे इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, और ऐसी व्याख्या जो ट्रिक के माध्यम से जो कभी भी भूलेगी नहीं, और जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक बार एक नज़र दौड़ा लेंगे तो समास हमेशा एकदम क्लियर रहेगी। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं। हम लोगों ने 6 समासों का वर्णन किया। इसमें भी कई भी अभी इनके भी उपपद समास पड़े हुए हैं, लेकिन अभी उसका हमें व्याख्या नहीं कर रहे। हमें बस एक समास की एक शॉर्टकट एक जानकारी हमें जो मिल जाए कि हाँ समास होता क्या है और किसी भी समास को हम पहचाने कैसे। तो हम पहला समास देखेंगे इसमें, अव्ययी भाव समास। इसको अब हम उदाहरण के साथ समझेंगे। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। जैसा कि हम लोग पूर्व में ही पढ़े हैं कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे रहे हैं, एक है प्रतिदिन, दूसरा है यथाशक्ति और तीसरा है आमरण। जब इसको हम प्रतिदिन का जब हम तोड़ते हैं, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस दिन आता है, यानी कि प्रत्येक दिन, यानी दिन दिन। दूसरे को जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये होता है यथा प्लस शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। और चौथा होता है आमरण, मतलब आ प्लस मरण। तो ये जो है प्रति हो गया, यथा हो गया और आ हो गया, यही जो है अव्यय है, अव्यय है। और ये जो दिन है, शक्ति है, मरण है, यह जो है पूर्व पद जो है, इसमें पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है। इसका जो है ये उत्तर पद, इसका उत्तर पद जो है गौण है, इसका पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद गौण है। एक तरह से देख सकें तो इसमें अव्ययी भाव समास में जो
प्रति है, यथा है, आ है। या एक तरह से देख सकते हैं कि उपसर्ग के तौर पे यह यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा समस्या और दूसरा जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो इसका पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद इसका, ये इसके उदाहरण हो गए। और तत्पुरुष समास का जो विशेषता होती है, वह जो शब्द होते हैं इसके, वह विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध दर्शाते हैं, जिससे हम इसकी पहचान कर पाते हैं। और इसका जो ट्रिक है, जिससे हम यह समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि हाँ यह कौन सा समास है, तो वह है तत्पुरुष का। जब इसके तत्पुरुष समास का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम 3 पद पाते हैं या 3 कारक पाते हैं। वह हुआ, एक होता है से, एक होता है पर और एक होता है को। जब हम तत्पुरुष समास का जब विग्रह करते हैं तो पहला से पाते हैं, दूसरा पर पाते हैं और तीसरा होता है को। को में को हो गया, के हो गया, की हो गया, ये सब समास तत्पुरुष समास के या कारक पद होते हैं। वैसे हम तत्पुरुष समास के जो कारक पद हैं वह 6 होते हैं, 6 कारक तत्पुरुष समास के 6 कारक होते हैं। उसके हम चलिए हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, जिसमें कारक की महत्ता होती है। तत्पुरुष समास के कारक पद होते हैं। तत्पुरुष समास के कारक पद होते हैं। तो इसमें होता है कर्म करण संप्रदान, इसमें होता है कर्म होता है, दूसरा करण होता है, तीसरा संप्रदान होता है, चौथा अपादान होता है, संबंध, और 5वां संबंध होता है, 6वां जो होता है अधिकरण होता है। 6वां जो होता है अधिकरण होता है। अब इसमें जो कारक छुपे होते हैं, चाहे वह कर्म हो या करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, ये सब तत्पुरुष समासों में जो भी कारक छिपे होते हैं वह ये होते हैं। कर्म में जो होता है, कर्म तत्पुरुष में कर्म में को कारक छिपा होता है। करण में 3 कारक छिपे होते हैं। करण में ले होता है, से होता है, द्वारा होता है। संप्रदान में के लिए होता है, के वास्ते होता है, के हेतु होता है, को होता है। अपादान में, जैसा कि इसका नाम है अपादान, अपादान मतलब अलग होना, किसी भी चीज़ से अलग होना, अपादान कारक होता है। अपादान यह से होता है। से का अर्थ अलग होने में करते हैं। से का अर्थ जो होता है अलग
होने में करते हैं। अब होता है संबंध। संबंध, किसी का संबंध कैसे होता है? उसका, उसकी, मेरा, मेरी, ये जो होता है, ये जो र होता है और क होता है, यह संबंध को दर्शाते हैं। यानी कि संबंध में हो जाएगा का, की, के, कु, जो भी होता है संबंध में आ जाता है। फिर आता है रा, री, रा, री, रू, ये होते हैं संबंध। अधिकरण सबसे अधिक, जैसा इसका नाम है अधिकरण, उतने ही अधिक इसमें कारक भी हैं। जैसे होता है मैं, पर, के भीतर, के पहले, के भीतर, के पहले, के बाद, को। तो यह तत्पुरुष समास के जो कारक के जो 6 भेद होते, चाहे कर्म हो गया, करण होगा, संप्रदान होगा, अपदान होगा, संबंध होगा, अधिकरण है, उसके यह कारक के यह ये हो गए। तो कर्म कारक में को होता है, करण में ने से द्वारा होता है, करण तत्पुरुष में, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, के वास्ते, के हेतु को छुपा होता है। अपदान तत्पुरुष में से का अर्थ में, अलग होने के अर्थ में ये छुपा होता है। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रा, रे, री होता है। अधिकरण में पर, के भीतर, के पहले, के बाद को होता है। कर्म है क से कर्म, क से को। करण, तीन करण जो है, यह तीन जो है तीन अक्षरों से करण बना है। तो इसकी ट्रिक है, 3 अक्षरों से करण बना है तो इसमें 3 कारक हैं। ने हो गया, से हो गया और द्वारा हो गया। संप्रदान के लिए, के वास्ते, के हेतु को। इसमें अगर इन दोनों को छोड़ दें तो 4 हमें सही और ठीक 4 अक्षर हमें मिल रहे हैं। तो 4 अक्षर हैं, तो इसमें 1 2 3 4, इसको ये याद करने का एक ट्रिक हो सकता है। अपदान मतलब अलग होना, किसी से भी अलग होना, तो मतलब से, किसी से, यह एक ट्रिक होता है। संबंध, किसी का संबंध, मेरा संबंध किसी से कैसे होता है? मैं, उसका या उसकी, वह मेरा या मेरी। तो इस तरह का जो भाव होता है वह संबंध को दर्शाता है। अधिकरण नाम है अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक कारक भी छुपे हुए हैं। 1 में हो गया, 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 कारक हैं। तत्पुरुष समास को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। ये होता है, से होता है, पर होता है और को होता है। ये तीन शब्द जो हैं ये तत्पुरुष समास को दर्शाते हैं और एक तरह से कहें तो इसको बताते हैं। और जो इनका संबंध होता है, विशेषण विशेष से, उपमान उपमेय से होता है। जैसे पहले हम उदाहरण से देखें, तुलसी का खर्च था, तुलसी से हो गया, के लिए हो गया। तो इस तरह से अब इस पर हम अगला देखेंगे। कर्मधारक समास। तीसरा हो गया कर्मधारक समास। इसको पहचानने की जो ट्रिक है वह है, जो जब किसी भी समास का जब विग्रह करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं है जो अवश्य आता है जो। कुछ को छोड़ दे तो लगभग में हर जगह है जो के टर्म में मिलते हैं, जिससे हम इसको पहचान कर सकते हैं। है जो कमल, नील है जो कमल।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं है जो, है जो, है जो। तो यह कर्मधारक समास का यह एक तरह से एक पहचान है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और ये इस ट्रिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम चौथे समास को हम देखेंगे, द्विगु समास। प्यार से हम लोग समझेंगे द्विगु का मतलब ही क्या है। द्विगु, द्विगु मतलब दो गो। द्विगु मतलब दो गो, एक ट्रिक आप समझ सकते हैं। द्विगु मतलब दो गो, दो गो, दो गो। दो मतलब क्या, संख्या। द्विगु मतलब क्या, संख्या। दो गो मतलब क्या है, यह संख्या की बात करता है। द्विगु समास में हम द्विगु मतलब दो गो की बात करेंगे। दो क्या होता है, संख्या होता है, एक नंबर होता है जिसको हम बात करते हैं। द्विगु समास में संख्या, जिस भी शब्द में, जिस भी शब्द के पहले, यानी कि जिस भी शब्द के पूर्व पद संख्यावाची हो, वहाँ पे हम आँख मूंद के मारेंगे द्विगु समास। जैसे इसमें हो गया सप्त सिंध दो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सप्त है 7, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पंच मतलब 5। 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, या शताब्दी कह सकते हैं। ये सब जो भी उदाहरण है यह द्विगु समास के उदाहरण है। अब इसमें हम पांचवा देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व दो लोगों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, दो विपरीत प्रकृति वाले के बीच में यह संबंध स्पष्ट करता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया माता पिता। यहाँ पे माता और पिता को लिंग के आधार पर दो अलग अलग माना गया है। और द्वंद्व का जो चिन्ह होता है, जिसके आधार पर हम समझते हैं कि हाँ यहाँ पे द्वंद्व है, ये होता है द्वंद्व का चिन्ह। और इसमें मेन बातें होती है कि इसके दोनों पद जो हैं ये प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद पर, एक हो गया रात हो गया तो एक हो गया दिन। एक माता पिता हो गए, एक रात दिन हो गए। और ये जो दो माता हो गया और पिता हो गए, ये दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। और दोनों पद इसमें कहीं ना कहीं और या यों के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। जब इसका हम समास विग्रह करते हैं, अगर इसी को हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं माता और पिता। माता और पिता, यानी कि इसका जो ट्रिक हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि द्वंद्व समास को में एक होता है और, एक होता है अथवा, एक होता है या, एक होता है यों। ठीक है, ये जो है ट्रिक है। जब इनका हम विग्रह करेंगे तो यह इस प्रकार का कारक चिन्ह हमें मिलेगा, जिससे हम यह जान जाएंगे कि हाँ यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। और बेसिकली जो की ट्रिक है वह इसको बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जहाँ पे इसको देखें तहाँ पे द्वंद्व होगा तो होगा ही। अब हमारा लास्ट रह जाता है बहुव्रीहि। चलिए उसको भी देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और ये दोनों लोग मिल करके किसी तीसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि खुद को सपोर्ट न करके। अभी तक जितने समास हम लोगों ने देखा
वह कहीं ना कहीं आगे से पीछे से अपने स्वयं को भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब अब हम लास्ट वाला जो समास पढ़ेंगे, बहुव्रीहि, यह बेचारा दूसरे को सपोर्ट करके राजा बनाता है। बहुव्रीहि समास। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को चाहे कहिए राजा बनाते हैं या सपोर्ट करते हैं, या सिर्फ यह एक समझाने बताने और हमेशा याद रहे इसलिए इस तरह को बताया जा रहा है आप लोगों का। यह एक ट्रिक ही समझे, दूसरे को इंगित करते हैं, इंगित करते हैं। वैसे इसका अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जो मिलकर के किसी समासिक शब्द मिलकर के किसी तीसरे समासिक शब्द की व्याख्या करते हैं, बताते हैं, इंगित करते हैं, तो ऐसे जगह को या ऐसे को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए 3 हम देख लेंगे। एक देख लें लंकापति महाराज, दशानन महाराज को हम देख लेते हैं। दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि इसका कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब इसको हम इसके बारे में हम देखेंगे, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 आनंद किसके हैं, 10 सर किसके हैं, तो 10 सिर हैं रावण के। तो यह हम मिल करके इसके बारे में हमें बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुव्रीहि हो गया। पंकज, ये हो गया, दूसरा जो है वो हो गया पंकज। पंख में पैदा जो होता है, पंख में पैदा होने वाला, या होता है जो, या होता है जो। पंख मतलब क्या, कीचड़, पानी, ठीक है। तो पंख में पैदा होता है जो, होने वाला या होता है जो, यानी कि कौन होता है, पंकज। पंकज मतलब क्या होता है, कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ होता है, तो ये होता है नदी, जल, तालाब, कीचड़ में। एक होता है निशाचर, इसका अर्थ निशा में चलन, मतलब चलने वाला। निशा का मतलब क्या होता है, रात, जो रात को चलता है वो क्या कहते हैं, निशाचर। यानी को निशा में चलने वाला, रात में चलने वाले को क्या कहते हैं हम, निशाचर। ठीक है। ये इतना शब्द मिल करके किसी तीसरे के बारे में हमको बता रहे हैं, इसलिए क्या पे हुआ, यहाँ पे बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये शब्द मिल करके किसी तीसरे को राजा बना रहे हैं, किसी तीसरे की प्रधानता बता रहे हैं, किसी तीसरे की महत्ता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ। तो यह एक छोटी सी एक जानकारी थी समास के बारे में। लगभग रात के 12 बजने वाले हैं, लेक्चर भी लगभग में 35-40 मिनट के लगभग में घिंच गया है। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिले, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और चैनल नया है अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों के बीच का प्यार संबंध मोहब्बत ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही रोज़ मुलाकात होती रहे। एक बार लाइक और सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद। गुड नाइट।